जय सीताराम की। कुछ चीज़ें हैं जो भारत को पश्चिमी देशों की संस्कृतियों से भिन्न बना देती हैं, विशेषकर अमेरिका से जरूर ही अंतर स्पष्ट कर देती हैं। जमाना स्वार्थ का है, कौन गलत कौन सही कहने वाले बिरले हैं। वैश्विक स्तर पर इजराइल, फिलिस्तीन, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आइए जानते हैं भारतीय किन बातों को बार बार दोहराते हैं। धन का बढ़ना ठीक है, मन का बढ़ना ठीक नहीं है। भगवान का भोजन घमंड है, कौन कितना मजबूत है यह सब समय पर निर्भर करता है। विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनय प्राप्त होती है। अंतर कलह से उपजा युद्ध नुकसान देता है। व्यक्ति संसार से कम खुद से ज्यादा युद्ध कर रहा है। अकड़ किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वैश्विक स्तर पर युद्ध या तो अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ साबित करने के लिए होते रहेंगे या आर्थिक लाभ के लिए। वैश्विक स्तर पर युद्ध जीवन के अर्थ से विमुख होकर धन तक सिमटता जा रहा है। संसार के चौधराहट वाले देश खुद को खुदा से कम नहीं समझते। कोविड-19 ने सबको औकात मिला दिया था। लग रहा था कि अब मानव जात बचेगी नहीं। चौधराहट वाले देश अन्य देशों को स्वाभाविक तौर पर संप्रभु देश स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वैश्विक स्तर पर वैचारिक तौर पर एक दूसरे के घोर विरोधी देश आर्थिक भूख मिटाने के लिए सामान्य इंसानी व्यवहार को भी भूलते जा रहे हैं। 140 करोड़ वाले देश भारत को ऐसे देशों से सतर्क रहने की जरूरत है। बचपन में मुझे याद है कि कॉलेज में अक्सर झगड़े इसलिए हो जाया करते थे कि मारपीट की स्थिति में झगड़े को हल कराने में समर्थ व्यक्ति छात्रों के गुटों को सह देकर आगे भी झगड़ा करा देते थे। कुछ ऐसा इन दिनों वैश्विक स्तर पर चौधराहट वाले देश खुद के ओल्ड मॉडल के हथियारों को बेचने के लिए कर रहे हैं और मौका मिलते ही शांति का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों वैश्विक स्तर पर काफ़ी कुछ हो रहा है। सही गलत के आधार पर नहीं बल्कि खुद के स्वार्थ में लिए जाने वाले निर्णय एक न एक दिन धराशायी हो ही जाते हैं। दबाव लेकर निर्णय कराना दूरगामी हितकारी नहीं होते। दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर सामान्य बहस के बजाय असामान्य बहस का हिस्सा बन जाए, इसे मर्यादित नहीं कर सकते। मान लिया जाए कि हम मजबूत देश हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर या संकट में फंसे देश के राष्ट्राध्यक्ष से केवल अपनी बात रखना कतई उचित नहीं है, बल्कि परेशान देश से केवल फायदे की बात सोचना और भी गलत है। लड़ाकर परिवार में, गांव में, देश में और विदेश में खुद का स्वार्थ सिद्ध करना पुरानी कपट नीति रही है। इससे तात्कालिक लाभ तो मिल जाते हैं पर दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। संकट के समय बिना स्वार्थ के साथ देना भविष्य के लिए विश्वास पैदा करता है। हम यहाँ ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस की बात करें तो भारत को तो ट्रंप को सही ठहराना चाहिए, क्योंकि इसमें भारत का स्वार्थ सिद्ध हो सकता है। पर उचित तो यह है कि जो राष्ट्राध्यक्ष खुद के देश के व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष की बातों को समझने के लिए तैयार न हो, खुद के घर में तो दुश्मन को भी आदर दिया जाता है। सहयोगी राष्ट्र वह भी यूक्रेन को अदब में लेकर खुद के स्वार्थ सिद्धि में झूठा शांति पाठ पढ़ाना किसी ढकोसले से कम नहीं है। हम दूसरे से आदर और सम्मान चाहते हैं पर दूसरों को आदर सम्मान नहीं देना चाहते। यह अस्थायी प्रकृति का नहीं है। पिछले 39 दिनों का हिसाब देखा जाए तो ट्रंप अब तक 5 राष्ट्र प्रमुखों से मिल चुके हैं। इन राष्ट्राध्यक्षों ने बड़ी समझदारी से टकराव से बच निकले, पर ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस हो ही गई। आखिरकार ट्रंप के इस व्यवहार से अमेरिका का स्थायी फायदा होने वाला है या अमेरिका का नुकसान होगा, यह तो भविष्य के गत्ते में है। यह समय बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के 38वें दिन ही कुछ ऐसा हुआ जो व्हाइट हाउस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ओवल ऑफिस में मीडिया के कैमरों के सामने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जमकर तीखी बहस हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्यकाल में ट्रंप दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों के सामने जितना आक्रामक रवैया अपना रहे हैं वह अप्रत्याशित नहीं है। संसार भर के बुद्धिजीवियों के मन में कुछ सवाल उभर रहे होंगे। उन्हीं सवालों और उनके उत्तरों की चर्चा करते हैं। यह ही जानते हैं। पहला सवाल, जेलेंस्की से पहले किन देशों के प्रमुखों से मुलाकात में ट्रंप ने अपनी धौंस दिखाई? 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप किसी राष्ट्र प्रमुख से पहली मुलाकात के तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। 4 फरवरी को नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने
गेट पर आकर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान ट्रंप ने वो सब किया जो नेतन्याहू चाहते थे, लेकिन इसके बाद आए 5 राष्ट्र प्रमुखों पर ट्रंप ने धौंस जमानी शुरू की और कई बार बहस होते होते बच गई। पहला मसला, जॉर्डन के किंग को मदद रोकने की धमकी। 11 फरवरी को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप उन्हें रिसीव करने गेट तक आए, लेकिन ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप बिफर पड़े। ट्रंप ने सख्त लहजे में किंग अब्दुल्ला से कहा, हम गाजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा किसी और सुरक्षित जगह पर बसाया जाएगा। अमेरिका जॉर्डन और मिस्र को बहुत पैसे देता है। अगर वे उनकी इस योजना से सहमत नहीं हुए तो उनसे सहायता रोकी जा सकती है। यह ट्रंप का धौंस था। जॉर्डन के किंग ने मीडिया के सामने कोई विवाद खड़ा करने से परहेज किया। उन्होंने बहुत सावधानी, सटीकता और अपमान से बचते हुए कहा कि वे वही करेंगे जो उनके देश के लिए बेहतर होगा। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष यही सोचेगा और यही उत्तर देकर के कुछ विवादों से बचना चाहेगा। हालांकि व्हाइट हाउस से जाने के बाद एक्स के जरिए किंग अब्दुल्ला ने एक बयान जारी किया कि वो ट्रंप के प्लान को रिजेक्ट करते हैं। तात्कालिक तौर पर इसका प्रतिवाद करते स्वाभाविक था कि रूप बदलता। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जॉर्डन में 20 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। आइए दूसरा देखते हैं। भारत के पीएम को टैरिफ की धमकी। 14 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। अवैध अप्रवासी, टैरिफ और भारत अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच दोनों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी को रिसीव करने ट्रंप व्हाइट हाउस के गेट तक नहीं आए। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ वाला देश है। आप जो भी टैरिफ लगाएंगे मैं वही टैरिफ लगाऊंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को सैन्य विमान से भेजे जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने बात घुमाते हुए कहा, कोई भी किसी देश में अवैध रूप से घुसता है तो उसे उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे में पूरी कोशिश की कि विवादित मुद्दे हावी न हो। भारत किसी तरह ट्रंप के साथ उलझने से बच गया। दोनों पक्षों ने तय किया कि कुछ महीने में डील होगी और इसे ही विक्ट्री की तरह प्रोजेक्ट किया जाए। आइए जानते हैं तीसरा मसला, फ्रांस के राष्ट्रपति से उलझ गए ट्रंप। 24 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप मैक्रों से उलझ गए। एक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूरोप यूक्रेन को पैसे उधार दे रहा है और अपना पैसा वापस ले रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए असल पैसा दिया। ट्रंप के ऐसा कहते ही वहां मौजूद मैक्रों ने हाथ पकड़कर उन्हें रोका और कहा कि सच कहें तो हमने पेमेंट किया है। इस जंग में जितना खर्च हुआ है उसका 60% भुगतान यूरोप ने किया है। अगर साफ साफ कहा जाए तो अमेरिका ने लोन गारंटी ग्रांट दिया, लेकिन असल पैसा यूरोप ने दिया। और इसके आगे देखते हैं चौथा मसला। ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से पूछा कि क्या वे अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। 27 फरवरी को व्हाइट हाउस में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से सवाल पूछा गया कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना तैनात होती है तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा। सीधा इसका जवाब देखिए ट्रंप क्या देते हैं। ट्रंप ने पहले नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकते हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटेन को मदद की जरूरत होगी तो अमेरिका उसका साथ देगा। समझ सकते हैं यह बहुत सारी चीज़ें औपचारिकता के तौर पर निभाई जा रही हैं। इसके बाद ट्रंप स्टारमर की तरफ मुड़े और उनसे पूछ लिया कि क्या आप अकेले रूस का मुकाबला कर पाएंगे। इस पर स्टारमर कोई जवाब नहीं दे सके और मुस्कुराकर रह गए। यह भी विवाद टालने का एक अच्छा तरीका था। कुछ देर बाद एक रिपोर्टर ने कीर स्टारमर से कनाडा पर भी सवाल किया। इस पर ट्रंप नाराज हो गए और बातचीत को बीच में ही रोक दिया।
रिपोर्टर ने पूछा था कि क्या उन्होंने कनाडा पर कब्जे वाले बयान के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा की। इस पर स्टामर ने कहा कि हम सबसे करीबी देश हैं और आज हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई, लेकिन हमने कनाडा को नहीं छुआ। इसी दौरान ट्रंप ने उन्हें बीच में रोक दिया और रिपोर्टर से कहा, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आइए सवाल देखते हैं अगला। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात कैसे दिखी, बहस में बदल गई। 28 फरवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे। ओवल ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। शुरुआत बेहद विनम्र तरीके से हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। इस दौरान ट्रंप, वेंस और जेलेंस्की एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाते नजर आए। ट्रंप ने कई बार जेलेंस्की को फटकार लगाई। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वो तीसरा विश्व युद्ध कराने का जुआ खेल रहे हैं। आइए जानते हैं और भी क्या कहा उन्होंने। जेलेंस्की ने इसका उत्तर दिया, युद्ध में हर किसी को दिक्कतों से जूझना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको भी, लेकिन अभी आपको इसका एहसास नहीं, लेकिन भविष्य में होगा। यहीं से बात कुछ बिगड़ती है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, अभी आप बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आपने खुद को बहुत मुश्किल स्थिति में ला दिया है, आपके पास अभी दांव लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे में आप बहस नहीं कर सकते। CNN से व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया, तीखी बहस के बाद जेलेंस्की और ट्रंप अलग अलग कमरे में चले गए। उसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन के लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। जेलेंस्की अमेरिका से दुर्लभ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अपनी ब्लैक SUV में बैठकर होटल चले गए। इस पर उसने कहा, ऐतिहासिक। आइए जानते हैं अगला सवाल क्या है। ट्रंप की इस आक्रामकता के पीछे क्या कोई स्ट्रेटेजी, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? ट्रंप की आक्रामकता के पीछे बड़ी वजह क्या हो सकती है? दुनिया भर में अपनी सुपरमैन इमेज बनाना, ग्लोबल लीडर को जैसा होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच, व्यवहार, कमेंट और सोशल मीडिया पोस्ट उसके ठीक उलट है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने खुद को सुपरमैन की तरह रिप्रेजेंट किया। इजरायली PM के अलावा व्हाइट हाउस में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, ट्रंप ने उनसे कड़े शब्दों में बात की। फिर चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हों या ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, ट्रंप अपने इस सख्त रवैये से बता देना चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर है, बाकी देशों को उनके आगे झुकना पड़ेगा, वो जो चाहे कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें। आइए जानते हैं और क्या। अमेरिका का हित सबसे ऊपर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप ने कई बार कहा था कि वे अमेरिका को और बेहतर बना देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक ही मकसद होगा कि अमेरिका का हित सबसे ऊपर हो। नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यही वजह है कि ट्रंप बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करते हुए अमेरिका का हित सबसे ऊपर रख रहे हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की लिस्ट तैयार की, जिसमें 20,407 भारतीय भी थे, जिन्हें हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर मुजरिमों की तरह भारत वापस भेजा। ट्रंप ने अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए यूक्रेन के साथ दुर्लभ खनिज का समझौता करने की पेशकश की, क्योंकि वे दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए ये चिंता की बात है। इससे अमेरिका का आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर दांव कमजोर पड़ सकता है। हालांकि यह डील फिलहाल नहीं हो सकी। अमेरिका की घरेलू जनता के सामने इमेज चमकाना। दुनिया एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से डील कर रही है जो अपनी घरेलू जनता के सामने सबसे ज़्यादा मजबूत दिखना चाहते हैं। दुनिया के जो नेता इसे समझते हैं वो अपमान का घूंट पी लेते हैं, मुंह सिल जाते हैं और मुस्कुराकर हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं कर सके।
ट्रंप की इस स्ट्रेटजी से अमेरिका को फायदा होगा या नुकसान? अमेरिकी डॉलर का रेट और उनका दूसरे देशों पर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई भी अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रंप की कोई भी स्ट्रेटेजी हो सभी देश को माननी पड़ेगी। रूस और चीन जैसे देश जरूर अमेरिका का विरोध करने की स्थिति में हैं, लेकिन अमेरिका का साथ देने वाले देशों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हम यूरोप सीधे तौर पर अमेरिका का विरोध नहीं करेगा। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने भी ट्रंप के बयानों का विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते हैं कि यूक्रेन के मामले में ट्रंप से बहस नहीं की जा सकती। ऐसे में यूक्रेन को बचाना यूरोप के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नाटो में शामिल होने के लिए अमेरिका की मदद जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे यूरोपीय देश डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे, लॉन्ग टर्म में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ट्रंप से तीखी बहस के बाद अब आगे क्या हो सकता है? वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने एक के बाद एक 14 ट्वीट कर कहा कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन को समर्थन देने के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन पाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि वो मिनरल डील के लिए तैयार हैं और ये समझौता हुआ तो सुरक्षा गारंटी की ओर ये पहला कदम होगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था जेलेंस्की उस बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं जिसमें अमेरिका शामिल है। उन्हें लगता है कि अमेरिका इसका फायदा उठा रहा है, लेकिन हम फायदा नहीं, शांति चाहते हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका का अनादर किया है। जब उन्हें लगे कि शांति के लिए तैयार हैं तब यहां आ सकते हैं। 25 फरवरी को मीडिया में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता हो जाता है तो वहां पीस कीपिंग फोर्स की भी जरूरत होगी। फिलहाल इस तीखी बहस के बाद जेलेंस्की के लिए व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब उनका वहां दोबारा जाना संभव नहीं लग रहा। हालांकि अमेरिका पूरी शिद्दत से दुर्लभ खनिजों की डील करना चाहता है। हम समझ सकते हैं कि अमेरिका और यूक्रेन के संबंधों पर इन दिनों क्या हो रहा है। जेलेंस्की के पास दो ही रास्ते बचे, वे ट्रंप से माफी मांग लें या फिर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दें। वैसे भी जेलेंस्की का कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हो गया है। अब इस बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देना बंद कर सकता है। ट्रंप इस बहस के नतीजे में रूस को दिखा सकते हैं कि वह सीज फायर के लिए संजीदा है, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते।